नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एनएच और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट मैनेजरों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देश दिए कि आज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य प्रारंभ कराएं। केवल मुबारकपुर क्षेत्र, जिसे हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, इससे सटे 24 गाँव में कार्य प्रारंभ नहीं होगा। सभी प्रोजेक्ट मैनेजर यह सुनिश्चित करें कि जो भी मजदूर है वे एक जगह रहे और यदि कहीं बाहर से आते हैं तो उन्हें अपने साधन से बुलाएं। उन्होंने कहा कि कार्य प्रारंभ करने से पहले सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं। यह भी सुनिश्चित करें कि 65 वर्ष से ऊपर का कोई मजदूर कार्य नहीं कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान मास्क पहनना अब सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के बेलैसा स्थित मंडी परिषद में प्रयास सामाजिक संगठन के सहयोग से मंडी पहुंच रहे किसानों और पल्लेदारों के बीच 200 मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने किसानों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के उपाय बताते हुए जागरूक भी किया गया। जो कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी फैली हुई है, उसको देखते हुए मंडी में किसानों को जागरूक किया गया। उनको इससे बचने के तरह तरह के उपाय बताया गया और उसके साथ साथ चूँकि मास्क अनिवार्य हो गया है, तो जन सहयोग से आज सचिव साहब के माध्यम से, हमारे राजेश भैया के माध्यम से ये मास्क का वितरण 200 मास्क का वितरण किया गया। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शासन द्वारा मुख्य मार्गों के ढाबे खोलने का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्य मार्गों पर संचालित ट्रकों के मरम्मत जैसे टायर पंचर और मशीनरी पार्ट की भी दुकानें खुली रहेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि ढाबे और अन्य मशीनरी पार्ट की दुकानें खोलने का प्रावधान इसलिए किया गया है कि माल सप्लाई करने में ट्रक वाहनों को कोई दिक्कत ना हो। वैसे ट्रकों के आवागमन पर पहले भी प्रतिबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों पर जो ढाबे खुलेंगे वहां पर समय समय पर फूड इंस्पेक्टर भोजन की गुणवत्ता की जांच करते रहेंगे। ट्रकों के संचालन पर चूंकि कोई प्रतिबंध नहीं है, मालवाहक वाहनों की, इसलिए सरकार ने अपेक्षा किया है कि जो मुख्य मार्गों के ढाबे हैं या ट्रक के मशीनरी पार्ट्स के मरम्मत के या टायर वगैरह के पंक्चर वगैरह ठीक करने की दुकानें हैं, वो दुकानें भी खुली रहेंगी, जिससे कि ट्रकों के आवागमन में, माल के वाहनों के संचालन में कोई समस्या ना आए। लेकिन जो भी ढाबे संचालित होंगे उनको खाद्य अभिहित अधिकारी द्वारा, फूड इंस्पेक्टर द्वारा समय समय पर उनकी क्वालिटी की जांच भी निरंतर करनी होगी। ये भी प्रावधान का आदेश किया गया है। आजमगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ठेकमा इकाई मिश्रा गुट ने कोविड-19 में सहायता हेतु कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री राहत कोष में 41,100 रुपये का डीडी और चेक डीएम को प्रदान किया। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों की सहायता हेतु आगे भी तत्पर रहने का संकल्प दोहराया। अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस का दंश पूरा विश्व झेल रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार के लॉकडाउन का फैसला लेकर देश को इस महामारी से बचाने में जुटा है। लॉकडाउन होने से मजदूर व कमजोर वर्ग के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लघु व्यापारी ऐसे लोगों के मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। संगठन ने सामूहिक प्रयास से 31,100 रुपये का डीडी तो 10,000 रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में देकर कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद करने की कोशिश की गई और आगे भी संगठन ऐसे प्रयासों का जारी रखेगा। आजमगढ़ जिले के चकरपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मऊ जिले में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज को भी भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही मुबारकपुर क्षेत्र निवासी कोरोना संक्रमित महिला को भी यहीं पर भर्ती किया गया है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर 3 से बढ़कर 5 हो गई है। बता दें कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में मरकज से लौटे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व गाजियाबाद के रहने वाले 3 कोरोना पॉजिटिव जमाती को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे। उनमें से
मुबारकपुर का एक वृद्ध कोरोना संक्रमित हुआ था। बाद में वृद्ध के बेटा और बेटी भी संक्रमित हो गए थे। मेडिकल कॉलेज में 6 पॉजिटिव मरीज भर्ती हुए थे। इसमें से 2 बार जांच में जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्हें 2 दिन पूर्व ही छोड़ा गया है। तो चिकित्सकों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन रविवार को मुबारकपुर की चकसिट्टी निवासी कोरोना संक्रमित महिला और सोमवार को मऊ के कोपागंज निवासी कोरोना पॉजिटिव मरीज को भर्ती कराने से स्थिति फिर चुनौतीपूर्ण हो गई है। आइसोलेशन वार्ड के नोडल अधिकारी दीपक पांडे ने बताया कि आइसोलेशन में कोरोना के 5 मरीज भर्ती हैं। अब आगे की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई के भी आदेश डीएम ने दिया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जो खुल रही हैं, दुकानदार इस बात का ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ग्राहकों से कराएं। साथ ही जो बिना मास्क पहने दुकान पर आ रहे हैं उन्हें सामान उपलब्ध न कराएं, अन्यथा उनकी दुकान बंद करने का आदेश देते हुए कार्रवाई की जाएगी। आज मैंने समस्त पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि लॉकडाउन सख्ती से लागू हो, उस पर अमल किया जाए और दृढ़ता से। मैंने ये भी कहा है कि पुलिस अधिकारियों से, मजिस्ट्रेट से, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक आपूर्ति के संदर्भ में भी दुकान खोलने की जिसकी अनुमति है, जैसे दवा की दुकानें, सब्जी की या किराना शॉप्स, अगर वो दुकानदार खुद अपने मास्क और सैनिटाइजर के साथ नहीं है या दुकान पर सामने लोगों को अनुशासित सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नहीं करते हैं, गोले नहीं बनाते हैं, उन्हें टोक करके उन्हें नियोजित ढंग से खड़े होने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर रिपीटेड घटनाएं मिलेंगी तो उस शॉप को बंद करने के आदेश दे दिए जाएंगे। साथ ही ये भी निर्देश है सभी शॉपकीपर्स को, जो भी आवश्यक आपूर्ति वाले हैं, यदि कोई व्यक्ति उनकी दुकान पर आता है वह बिना मास्क के आता है, चाहे वो पेट्रोल पंप पर हो, चाहे गैस एजेंसी पर आता हो, चाहे बैंक पर आता हो, चाहे वो किराना शॉप पर आता हो, सब्जी की दुकान पर आता हो या दवा की दुकान पर आता हो, उसको सामग्री न दी जाए। यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो शॉपकीपर को दोषी माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार सुबह 89 साल की उम्र में निधन हो गया। जब पिता का निधन हुआ उस वक्त योगी आदित्यनाथ लखनऊ में थे। वे अपनी कोर टीम के साथ लॉकडाउन में ढील और आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग के बीच उन्हें यह दुखद समाचार दिया गया। पिता के निधन की खबर मिलने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व पूरा किया और मीटिंग छोड़कर नहीं गए। वे अंतिम बार अपने पिता के दर्शन भी नहीं कर सके। योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। योगी ने अपने घर वालों से भी अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हों। उन्होंने इस दुखद घड़ी में अपनी मां को एक भावुक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा, अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वह मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं ना कर सका।
कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। पूजनीय मां, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने सोमवार सुबह दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। उनकी हालत गंभीर थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट का इलाज एम्स के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में चल रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें किडनी और लिवर की समस्या थी। वे आईसीयू में भर्ती थे और उनका डायलिसिस भी हो रहा था। डॉक्टरों के जवाब देने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए पैतृक गांव में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच उनका निधन हो गया।